नमस्कार, मैं रवि पाठक और स्वागत है आपका आपके ही गुरुकुल में। जी हाँ, ये आपका गुरुकुल है जहां आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। यहाँ आपको कहीं जाकर कोई क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ती और ना ही आपको इंटरनेट ऑन करके कुछ सर्च करना पड़ता है। यहाँ पर घर बैठे बस आपको अपना टीवी ऑन करना होता है और सर्वधर्म संगम लगाना होता है और बस यहीं से शुरू हो जाती है आपकी पढ़ाई, वो भी बिल्कुल सरल, साधारण और सटीक तरीके से। यहाँ पर हम आपको उन विषयों के बारे में बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं जिनके बारे में आमतौर पर आपके आसपास चर्चा तो खूब होती है, बात विवाद और बहस भी होती है, लेकिन उस मुद्दे के बारे में, उस विषय के बारे में आपके पास या आपके जैसे उन तमाम लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं होती। और यही वजह है कि चर्चा जो है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बात बहस पर जाकर अटक जाती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको हर एपिसोड में एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देते हैं जो आपके आम जनजीवन से जुड़ी हुई है, जिसकी चर्चा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर होती रहती है, जिसके बारे में जानकारी रखना आपका अधिकार है, क्योंकि जानकारी ही आपको जागरूक करता है और जो जागरूक होता है वो विकास के पथ पर हमेशा एक कदम आगे होता है। और आगे बढ़ने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है, अपने अतीत को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज आपको अपने अतीत में लेकर चलेंगे, वो अतीत जो हमारे आज का आधार है। हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की। जी हां, सिंधु सभ्यता। गुरुकुल में आज का विषय सिंधु सभ्यता की भाषा। आप जितने भी लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं और हमें सुन पा रहे हैं, उनमें से कई युवा होंगे और कई मिडिल एज के होंगे, तो कई बुजुर्ग भी होंगे। आप में से बहुत लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कुछ को याद होगा तो कुछ भूल गए होंगे। लेकिन आज हम आपको फिर से उस दौर में लेकर जाएंगे। अब तक आपने जो किताबों में नहीं पढ़ा होगा वो हम आज आपको यहाँ बताएंगे। वो किस भाषा में बात करते थे, वो किस भाषा में लिखते थे, वो क्या और कैसे सोचते थे, उनका धर्म क्या था, वो किसे पूजते थे। लगभग पिछले 35 सालों से देश के अलग अलग कोने में जाकर रिसर्च करने के बाद डॉक्टर धनपत सिंह धानिया उस सभ्यता को समझ पाए हैं। उम्मीद है कि आप भी अपने अतीत को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे इतिहास से हमारी संस्कृति और सभ्यता जुड़ी हुई है और इसी संस्कृति और सभ्यता के बल पर भारत विश्व गुरु बनने का हक रखता है। और अगर भारत को वाकई विश्व गुरु बनाना है तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और इन सबकी जानकारी देने के लिए आज हमारे गुरुकुल के गुरु हैं डॉक्टर धनपत सिंह धानिया, जो कि आर्कोलॉजी सर्वे सोसाइटी के मेंबर हैं और पिछले 35 सालों से सिंधु सभ्यता के इतिहास पर रिसर्च भी कर रहे हैं। आज गुरुकुल के गुरु हैं इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के मेंबर डॉक्टर धनपत सिंह धानिया। धनपत सिंह धानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस गुरुकुल में गुरु बनने के लिए। सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल ये, मान लीजिए कि मैं एक आम इंसान हूं या फिर हमारे जितने भी दर्शक हैं, हो सकता है कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 25, 30, 35, 40, 60 साल पढ़ा होगा किताबों में। सिंधु सभ्यता का नाम हमने भी सुना है, आप तो इस पर रिसर्च करते रहे 35 साल से, लेकिन जिसने नाम नहीं सुना, जिसे पता ही नहीं कि सिंधु सभ्यता है क्या, उसको अगर बताना चाहें सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता का अगर जिक्र किसी के जहन में सबसे पहले आए तो क्या ख्याल आता है? कैसे आप इस चीज को डिफाइन कर पाएंगे एक आम इंसान के लिए? पहले इसको शुरू से बताऊंगा, क्योंकि पानी जो है इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरू में पानी की उपलब्धि इस तरह से नहीं होती थी, आजकल कुएं और वगैरह होते हैं, पहले नदी नाले ही होते थे। तो नदियों के किनारे आदमी बसा इसी वजह से कि उसको पानी की उपलब्धि रहे। पानी की उपलब्धि होते हुए फिर उन्होंने अलग अलग अपने धंधे अपनाए और काम किए, लेकिन नदी नालों के सहारे ही रहे। इसलिए ये सभ्यताएं नदियों के किनारे ही हुई, नदी घाटी सभ्यताएं कही जाती हैं। जी। संसार में 3 मुख्य सभ्यताएं हुई हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता है जी, और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी कि मेसोपोटामिया और मिस्र की दोनों सभ्यताओं को मिला दे उससे भी दुगनी सभ्यता ये थी जी। इसमें प्राचीन सभ्यता के इसमें अचानक ही मैं इसका पता लगा था, पहले पता कुछ नहीं था इसका। अच्छा। इसमें ब्रिटिश के जो
जो आर्मी के जेम्स लेविस थे, हाँ। वो 1826 के आसपास वहां पहुंचे थे इस एरिया में। उन्होंने एक टीला देखा था जी। टीला देखा तो उसने कुछ उसके बारे में सोचा नहीं, कुछ ईंट पत्थर वगैरह देखे तो लोगों को उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा एक देखा जो बहुत बड़ा टीला सा था उस हिसाब से। अच्छा। लेकिन 1831 में एक अलेक्जेंडर बोन्स वहां पे पहुंचे, उन्होंने उसको देखा और बताया कि खंडहर है, जो लगता कि महल नुमा खंडहर है, वो टूटा हुआ है। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर ये अलेक्जेंडर कनिंघम गए, उन्होंने 1853 में और 1856 में वहाँ की विजिट की। 1924 में उन्होंने एक लेख उसमें प्रकाशित करवाया लंदन में, जिसमें ये सांड वगैरह के जो चित्र थे। अच्छा। और उससे जब पता लगा कि ये एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। अच्छा। सभ्यता का पता था। ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा। हड़प्पन सभ्यता इसलिए कहते हैं कि पहली बार खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए जो और खुदाई हुई पूरे इसमें उत्तर पश्चिम एरिया में इंडिया, वो भारत के इसी उत्तर पश्चिम सभ्यता एरिया में इसी सभ्यता के अनुरूप रही है। अच्छा। है ना, इसलिए उसको हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है। अच्छा, ये सिंधु घाटी जो लोग रहते होंगे, हमसे कितने जुदा होंगे? वो बहुत पुराना दौर, लगभग कितनी पुरानी बात होगी? क्योंकि ये पता तो, जैसा कि आपने बताया कि 1856 में, फिर 1872 में खुदाई की गई, इंग्लैंड के कोई आए थे। कितनी पुरानी सभ्यता होगी ये लगभग? एक्चुअली ये सब बातें बहुत पुरानी है जी। ये तो देखा जाए तो 8000 ईस्वी पूर्व से पहले इधर कुछ अस्तित्व में ले थे, उनकी बात। लेकिन हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, ये हम 2600 से स्टार्ट करते हैं, 2600 से। अच्छा। 2600 में ईसा पूर्व की बात है। हाँ, 2600 ईस्वी पूर्व, मतलब आज से 4600 साल पहले लगभग। वो इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हड़प्पन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने युवा काल, उसको युवा काल कहते हैं। और उसी समय ये जो प्रोग्रेस जो हुई थी, जो बड़े बड़े शहर और वगैरह बने थे, उनमें डिफरेंट कल्चर्स जो आए थी, उनके हिसाब से पहले जो उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो थी भाषा। अच्छा। सिंधु घाटी की भाषा। तो भाषा जो उन्होंने बताई, जो 2600 ईस्वी पूर्व में सामने आई थी। अच्छा, जाहिर सी बात है, सही बात कह रहे हैं आप। भाषा, क्योंकि किसी भी सभ्यता के लिए या एक आम इंसान के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। बिना भाषा के हम बोलचाल नहीं होता, बातचीत नहीं होती, हम अपने जो हमारा विचार है वो हम व्यक्त नहीं कर सकते किसी सामने। कम्युनिकेशंस, जो कि आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के लिए जो है तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, तमाम तरीके के काम किए जा रहे हैं। एक सवाल ये कि भाषा जो है, उनकी भाषा थी कैसी? क्योंकि अब तक हमने किताबों में पढ़ा है और थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली है, कुछ मुहर ज़रूर मिले हैं, लेकिन समझ नहीं आता उससे कि लिखा क्या है उन्होंने, और ना ही इस पे कभी कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ। आप जिस तरीके से 35 साल से करते आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अब तक क्या कुछ इसमें देखा है? देखो, भाषा जो ऐसे तो होता है कि आदमी जो देखता है, सुनता है, करता है, उसी का तो एक्सप्लेन कर सकता है, आधार तो उसी का बनाएगा ना। भाषा की या शब्द की उत्पत्ति तो वही करेगा ना जो वो देखेगा, समझेगा। जिस तरह का वातावरण होगा, उस तरह का जब वहाँ वातावरण था सिंधु घाटी की सभ्यता में, उस सभ्यता में स्थानीय भाषा एक बनाई गई। स्थानीय भाषा कैसे कह सकते हैं कि वो स्थानीय भाषा थी? स्थानीय भाषा हम इस आधार पे कह सकते हैं कि उस समय जो हमारे मोहर, जो मोहर और वगैरह, जो सील एंड स्टैम्प्स कहते हैं जिन्हें, उनकी उपलब्धि जो हुई है हमें, उसके आधार पे हम इसको स्थानीय भाषा कहते हैं जी। उस समय टोटल जो सील एंड स्टैम्प्स मिली थी, 2906 थी टोटल। अच्छा, हाँ, ठीक है। 2890 जो सील थी वो इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, मतलब 99.4%, मतलब 100% दिख भी रहा है, वो सारी चीजें 100% चला भी रहा है ना। सिर्फ 16 या 17 मोहरें थी जो इसके आउटसाइड मिली, वो तो नेग्लिजिबल है एक किस्म से। जब 99 या 100% यहाँ मिलेगी तो इसका मतलब वो बनाई भी यहाँ गई है। अच्छा। यहाँ प्रयोग के लिए भी, मतलब ये यहाँ पर ये साबित करना बहुत जरूरी हो गया था कि जो सभ्यता है, हाँ, ये भारत की सभ्यता है, भारत की सभ्यता है। और इससे और भी महत्वपूर्ण ये है कि दो बड़े शहर जो हैं
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अच्छा। वहां पे 2525 मोहरें मिली। अच्छा। इसका मतलब 87%, 87%, 87%, ठीक है। 87% सिर्फ 2 शहरों में मिली। इससे ये पता लगता है कि इसका स्थानीयकरण क्या था, हाँ है ना जी, इसके बनाने का, या इसको एक्सप्लेन करने का, या इसको आगे बढ़ाने का, या शिक्षा वगैरह जिसके लिए भी ये बनाई गई थी, ठीक है। उसका यह पता लगता है कि ये भारतीय सभ्यता वहां पे मतलब वहीं की एस्टैब्लिश वहीं पे हुई थी, यानी कि भारत इसका नींव ये है, भारत स्थानीय भाषा कही ठीक है। जाएगी। एक और सवाल, मोहरें जो मिली, उन मोहरों से क्या मतलब निकाला जाए? अभी तो आपने बताया एक मतलब सीधा सीधा कि भारत की भाषा है या भारत की सभ्यता है। उस सभ्यता की भाषा, इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे कि वो मतलब किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया? क्योंकि मोहरों में बहुत तरीके की, जैसा कि हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, बैल है, सींग है, इसको हम डिफाइन कैसे करें, कैसे हम समझ पाएं इस चीज को? एक इसके विषय में मैं एक कहूँगा जी कि जितनी भी सील एंड स्टैम्प्स हैं, जितनी मोहरें हैं जी, उन पे मैक्सिमम में 80% कह लीजिएगा, एक बैल है जिसका एक ही सींग है, एक ही कान है, एक ही आंख है ना, पीछे दिखा भी रहे हैं आप, इस तरफ देख के बोल सकते हैं जी। एक ही कान है, एक ही नाक है। तो इससे पता लगता है कि ये कोई साधारण तो पशु नहीं है। तो आर्कोलॉजिस्ट जो आज से पहले जो आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं, सारे ये कहते हैं कि इस तरह का कोई पशु आज तक ना हुआ है, ना हमने देखा है। लेकिन मैं इसको दावे से कहता हूं कि ऐसा पशु था और अब भी है। मैंने उसका एक बुक पढ़ी जो उसकी नाम है साइंस सिंबल और सिंबल एंड स्टील जी, हैन जेंसन की किताब है, की है 1970 की। वो बुक मैंने पढ़ी, उसने पुरानी बातें लिखी हुई थी, उनकी फोटो वगैरह थी। अच्छा। मैंने जब उस बैल से इनके चित्र मिलाए तो वो हूबहू इनसे मिलते थे। वो उसी तरह का सींग किया करते, वो बगैर थुई वाला और वगैरह पैर, सारे जो पूरा स्ट्रक्चर था वो इससे पूरा मिलता था। इसका मतलब ये है कि वो मिस्र की सभ्यता का प्रभाव उस पे था। हाँ, तो मिस्र की सभ्यता का प्रभाव था, तो उसकी भाषा का भी अंश यहाँ होगा, जाहिर सी बात है। तो उसका प्रभाव होने के कारण तो यहाँ की भाषा आई कैसे? वो भाषा तो नहीं है, ये तो अलग है। इससे साबित होता है कि यहाँ का कोई पर्सन वहां गया या वहां का यहाँ आया, उससे सीखने का मौका मिला जी, और उसके ज्ञान अर्जित किया, उसे पता लगा कि ये इसमें क्या क्या लकूना है जी, है ना। उसको पढ़ने के बाद अपने अलग से भाषा क्रिएट की उसने, भाषा की रचना की। उससे साफ जाहिर होता है कि ये मिस्र की सभ्यता का कुछ प्रभाव रहा है जी। लेकिन अब देखने की बात है, मिस्र की सभ्यता का प्रभाव रहा तो उसने कौन कौन से गुण वहां से प्राप्त किए जी। एक जो बुक पब्लिश हुई थी साइंस सिंबल स्क्रिप्ट में, उन्होंने हैन जेंसन ने जो कहा उसके आधार पे हम कह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये भाषा कैसी मिस्र की भाषा। अच्छा। मिस्र की भाषा के बारे में उसने ऐसा कहा कि जो चित्र उसको हीरोग्राफी कहते हैं। अच्छा। उन्होंने पूरे चित्र बना के उसके ऊपर नाम अंकित किया। अच्छा। तो पूरा का पूरा नाम हो गया ना। तो उसी से उस शब्द की रचना की उन्होंने। मतलब चित्र का जो नाम होता है, नीचे नाम लिखने से उसकी शब्द की रचना हुई। जैसे गाय है, हाँ हाँ, तो गाय के चित्र के अकॉर्डिंग उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, उसकी रचना की उन्होंने। ठीक है। तो अब हमारे यहाँ रहने वाले ने उसका पूरे चित्र नहीं बनाया, उसने सिर्फ स्केच बनाया। जैसे महात्मा गांधी का होता, महात्मा साइन ऑफ इंटरोगेशन सा लगा, एक चश्मा लगा देते, हम समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी है। पूरी चित्र तो नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि जो भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की भाषा क्रिएट करने वाला, भाषा को बनाने वाले ने उसके स्केच बनाए जो एक मूलभूत तत्व था। इसमें जैसे दिखाया गया है कि एक ये जो एक शब्द दिखाया गया है उसको सिंधु घाटी सभ्यता का जी, एक शब्द है। उसने इससे भी अपना शब्द कैसे बनाया, उसके ये मृग का शब्द है जी। मृग के ऊपर का हिस्सा, एक कान का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा लेके उसने मैं शब्द बना लिया जी। उसने पूरा का पूरा नहीं। इसका मतलब उसका जो छोटा
सूक्ष्म, संक्षिप्त और पहचान लायक ऐसा होगा कि जो बनाएगा ना उसे पहचान हो जाएगी कि ये है, ऐसा स्केच बना। आजकल मॉडर्न आर्ट और वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये आर्ट एक उससे भी महत्वपूर्ण आर्ट थी। किसी की भी चीज का ऐसा चित्र बनाए जो उसको पहचान, अनपढ़ भी पहचान ले। एक तरीके से अगर आपको मैं धनपत सिंह धानिया की साधारण शब्दों में, अगर मैं अपने शब्दों में इनकी बातों को समझाने की कोशिश करूं, तो आप फेसबुक पे चैट करते होंगे, व्हाट्सएप पे आप चैट करते होंगे। आप में से जो युवा वर्ग के लोग हैं, हालांकि बुजुर्गों ने पढ़ा होगा किताबों में, लेकिन जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो रोमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप ना हिंदी लिखते हैं ना इंग्लिश लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिख देते हैं। आजकल आप स्माइलीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। समझ लीजिए कि उस ज़माने में भी जब बातचीत हुआ करती थी, अगर हमें किसी को दर्शाना होता था कि कोई राजा जा रहा है, या फिर दर्शाना होता था कि कोई गाय है, कोई कुआं है, तो उसका कोई एक सिंबल वो लोग क्रिएट कर लिया करते थे। जैसे गाय है तो गाय का चेहरा थोड़ा बहुत, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक कि अगर हमको पता करना है कि गांधी जी हैं, तो सिर्फ अगर आप चश्मा भी दिखा देते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर गांधी जी की बात हो रही है। हालांकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें भी कमी होती होंगी, लेकिन ये एक स्टार्टिंग फेज था उनके बातचीत करने का। जो चित्र है, जो हम समझाना चाह रहे हैं, उसका हम थोड़ा सा चित्र बना दें, या फिर उस चित्र का पूरा हम उसको ना बनाएं, उसका हल्का सा हम एक नजरिया दे दें, एक पहलू दे दें, जिससे कि एक हमें इंडिकेट हो जाए कि हाँ, कुछ इस तरीके की बात की जा रही है। शायद धनिया जी मैं एकदम सही कह रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मोहरे थी जो जी, कितने प्रकार की मोहरे थी जी। अब एक मोहर को लीजिएगा, एक मोहर ऐसी है, उसको मोहर कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा, उसके दोनों तरफ लिखा हुआ है। अच्छा। दोनों तरफ, एक तरफ तो इस भाषा में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके चित्र बना हुआ है जी। दूसरी मोहरें ऐसी हैं जो एक तरफ लिखा हुआ है जी, है ना, दूसरी तरफ उसके हैंडल लगा हुआ है। अच्छा। हैंडल जैसे कि स्टैंप लगाते हैं, तो वो स्टैंप लगा के उसको पढ़ा जाता है जी। अब एक मोहर को देख लीजिएगा, उसमें दो कैरेक्टर हैं। ठीक है। मोहर के कैरेक्टर, एक तो ऊपर भाषा में लिखा हुआ है, उसके नीचे पशु का चिन्ह अंकित किया हुआ है। इस पशु का आधार भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इस पशु को देख लीजिएगा, इसको एक कान, एक नाक और एक आंख दिखा के और सींग का है, लेकिन नीचे देखिएगा उसके पैर, चारों पैर, उसको दो ही पैर दिखाने चाहिए थे। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये कुंजी है, एक किस्म से ये चाबी है उस भाषा की। उसने ये दर्शाया है कि ये जो दिखाया गया है पशु, ये एक तरफ से दृश्य देखा है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि उसने जो भाषा बनाई, उसने किसी भी चीज को एक तरफ से देख के उसका स्केच बना के भाषा बनाई है। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक तरफ से देखेगा तो एक ही पहिया नजर आएगा, इसी आधार पे उसने जो बैल को देखा, एक ही सींग नजर आता है। अच्छा। लेकिन पैर चारों नजर आते। उस पैर चार का मतलब ये है कि वो चल रहा है, उसका मूवमेंट है, वो चल रहा है। इसका मतलब वो भाषा उस साइड में चलाई है जिस तरफ इसका मूवमेंट है। अच्छा। इसके मुंह की तरफ। तो ये ऊपर जो भाषा लिखी हुई है, इसको लिखने की पद्धति इस तरफ है जिस तरफ ये बैल चल रहा है। हाँ। मतलब अगर ये बैल इस तरफ चल रहा है तो भाषा भी लेफ्ट से राइट की तरफ, हाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। जी, है ना। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण एक जगह था। जी। दूसरा, एक जिसके दोनों तरफ लिखा हुआ, एक तरफ उसकी पशु की निशानी है और एक तरफ भाषा है जी। वो एक दिखाने के लिए ऐसा था, समझने के लिए था कि एक तरफ वो दिखाया गया है ना, उसको दूसरी तरफ शब्दों में लिखा गया है। अच्छा, है ना। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही हो, कुछ अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो पीछे टीवी स्क्रीन पर जिस चीज़ की बात ये कर रहे हैं, जो मुहर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुहर को आप सीधे हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पीछे। इसमें आपको मुहर भी दिखाई देगा। दो तरह के मुहर इन्होंने बताया, एक बताया कि हैंडल वाला और एक बताया कि दो तरीके का जो है मुहर है, जिसमें एक तरफ लिखा रहता है, उसके बैक साइड में उसकी चित्र बनी होती है। दो तरीके के मुहर की यहाँ पर बात हुई है। बैल की बात हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। किस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जब एक इंसान एक तरफ से किसी बैल को देखता है तो उसका एक ही सिंग दिखाई देगा, क्योंकि वो दोनों पैरेलल होते हैं। तो एक तरफ से आपको एक ही सिंग दिखाई देगा, और जब पैर आप देखोगे तो पैर चारों दिखाए गए हैं, जबकि पैर भी पैरेलल होता है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको दो पैर दिखाई देने चाहिए, लेकिन पैर चारों दिखाई दिए हैं। इसका मतलब है कि जो बैल है वो मूवमेंट कर रहा है, वो चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरफ उसका मुंह है
वो उसी तरफ चलेगा, यानी कि जिस तरफ वो चल रहा है उस तरफ की, मतलब उस डायरेक्शन में हमने भाषा को लिखने की कोशिश की है। राइट साइड में अगर बैल चल रहा है तो हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया और राइट साइड में लिखने की कोशिश की गई है। ये धनपत सिंह धानिया ने अभी तक अपने रिसर्च में इस चीज़ को समझने की कोशिश की है और वही चीज़ ये यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप तक ये बात पहुँचे। जी, अब सिंधु शब्द की रचना की बात है जी, उसमें सिद्धांत कौन कौन से अपनाए? एक तो सिद्धांत ये है कि उसने एक तरफ का दृश्य लिया उसका। अच्छा, दूसरा है एक मूलभूत और कार्यशील गुण लिया उसका। गुण कार्यशील ये है कि मान लिया उसका पीछे का हिस्सा देखता है, जी, पीछे का हिस्सा देखता, पूरे के पूरे उसको नहीं दिखाता, तो पीछे का हिस्सा देखता तो उसका मूलभूत गुण है ना वही किस्म से, उसको पीछा ही कहेंगे। उसको उसका स्केच बनाकर पीछा लिख दिया जी, तो पीछा है, वो शब्द पीछा बन गया, उसको पै भी यूज किया गया, पीछा भी यूज किया गया। इसी हिसाब से उसके सूक्ष्म, संक्षिप्त और मानने योग्य या समझने योग्य स्केच बनाया था। अच्छा, ये उसका सिद्धांत। दूसरा एक और कि उसने भाषा ऐसी यूज की जो वहाँ की भाषा जानने वाले थे, समझने वाले थे, जी, है ना। उस भाषा को संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा कह लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक भाषा थी, अच्छा, है ना। उस भाषा को यूज किया जो उस समय भाषा वो अप्लाई होती थी, वो जानते थे। वो कौन सी उस भाषा थी? भाषा को हम वाणी भाषा नाम अच्छा, देते हैं। जी, अब सोचने की बात है, वाणी की भाषा बाद में बताऊंगा। इस मौखिक भाषा से हम कैसे पता लगेगा कि ये भाषा वहाँ थी भी या नहीं? या नहीं। अच्छा, हम उस समय का एक संदर्भ लेंगे, एक सील लेंगे, अच्छा, जो दोनों तरफ से लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ सील कौन सी होती है? जिसमें एक तरफ चित्र और एक तरफ हाँ, लिखा एक तरफ जो लिखा हुआ है उसी को दूसरी तरफ बताया गया कि ये चीज है। जी, अब ये मैंने जो लिया है, ये दो तरफ की स्टैंप ली है। जी, उसमें एक तरफ तो कोष्ठक लिखा हुआ, हम गणित में जैसे पढ़ते हैं, हाँ, हाँ। कोष्ठक होता है ना, दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है, ये कोष्ठक ही लिखा हुआ है। जी, अब मैंने एक डिक्शनरी, जो बहुत पुरानी डिक्शनरी, वी.एस. आप्टे की डिक्शनरी है, अच्छा। उसमें देखा तो उसमें कोष्ठक को डिस्क्राइब कर रखा था कोष्ठन कन, अच्छा, मतलब कुआं, कुआं, और से पेट चिरा से, फिर थन जरे इसके गाय के थन जैसे होते हैं, जी। और कन है कांति, कांति का मतलब गर्मी, और चूल्हे में जैसे आग होती है, अच्छा, इस तरह से इन चीजों से बना। अब हम देखते हैं कि उस समय ये चीजें थी या नहीं थी। नहीं थी, जी, उस समय कुआं था, कुएं को बनाने की उसने आकृति कैसे बनाई? पहले वाली जो इसमें दे रखा है कुएं की आकृति, दो उसके तल होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जी, उसने पहले एक तल गोल बनाया, अच्छा, उसी के साथ में दूसरा तल गोल बनाया। तो अच्छा। उसने कुएं को या कै शब्द कह लिए या कुआं कह लिए, एक शब्द की रचना कर दी, रचना कर दी उसने। इसी प्रकार उसने, जैसे कि हम कुठला और कोष्ठक और वगैरह बनाते हैं, एक ऐसे आकार का होता है जैसे कि हमारा फ्रीज वगैरह होता है, लेकिन ऊपर उसका इतना सा एक विंडो सी होती है जिसमें अंदर हाथ डाल के निकालते होते हैं या डालते होते हैं। ये ज्यादातर गांव वगैरह में पाया जाता है, गांव में क्योंकि कच्चे घरों में आजकल के लोग जैसा कि जो अब शहर में नहीं रहते हैं उनको नहीं कच्चे पता घरों है में हमारी माँ ने बना रखे थे। मैं छोटा सा था जब, हाँ। तो क्या करते थे, जब नीचे ऊपर से नीचे हाथ डालते नहीं भी जाता तो मेरे को छोटे उसके अंदर बिठा डाल देती थी, और मैं कटोरी भर के अनाज का उनको पकड़ा देता था, बाहर मेरे को निकाल देते। अच्छा। ऐसे होता था। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह का था कि उसमें पैसे भी रख सकते थे, ज्यादा खाना है गर्म या ठंडा उस तरह का उसमें रख देते थे। तो उस समय खाने पीने का ज्यादा आइटम क्या था, अंडे, मुर्गी और वगैरह भी तो आइटम थे ना। जी। तो इस तरह से देखा जाए तो कुएं के आकार का तो था वो। उसने बताया कि ये कोष्ठक जो लिखा हुआ है उसका बताया कि इस आधार पर ये भाषा थी कैसी और उसने बनाया कैसे। जी, कुएं का आकार का है, हाँ। गहरा है, जी, उसमें रखने के लिए मीट या अन्न या और वगैरह, जैसे इसमें से जो बनाया, जैसे मुर्गी का आकार जो है वी टाइप है, हाँ। वी टाइप एक तरफ से शरीर है उसका, जी। एक तरफ से तो वो खाना खाती है, जी। पेट में जाता है, दूसरी तरफ से निकालते हैं। जी। तो इस तरह से उसने शरीर का गठन किया था। तो कुआं
शरीर बनाया, फिर गाय के थन बनाया। जैसे अच्छा, थन का मतलब दूध और घी और वगैरह रखने का उसमें अंदर था, तो उसने पूरे का पूरा एक्सप्लेन इसलिए किया कि इन शब्दों से ये बना है जी। तो ये थन जैसे बनाया, मैंने आकृति बताई। ऐसे फिर चूल्हा बना, चूल्हे की आकृति उसमें जैसे गर्मी की, तो उसने कोष्ठक जो दिखाया ना, ये उस शब्द जो बनाया उस समय जो उपलब्ध था, उसको डिस्क्राइब किया है शब्दों में। अच्छा, शब्दों में डिस्क्राइब किया है। और शब्द कैसे बनाए, वो इसी हिसाब से शब्द बना के उसने पूरी प्रक्रिया को या लिखित रूप में दिखाया जी। जो उस समय मौखिक था। मौखिक का मतलब उससे पहले भाषा यहाँ थी नहीं। तो भाषा जब बनाई उन्होंने लिखित रूप में, मौखिक को लिखित रूप में उतार दिया, एक शब्द को जी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसको कहते हैं क्या। हाँ। कुल मिलाकर के जो मान लीजिए जैसे कि आज आप क लिखते हैं तो आपको पता है ना कि क है, ख क्या है, ग क्या है, घ क्या है, ये आपको पता है। लेकिन सोचिए कि सिर्फ आपको लिखना आता कि घ हम किस तरीके से बनाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने क बना रखा है, ख बना रखा है, घ बना रखा है। सोचिए कि आपको पता नहीं होता कि ये क है, इसको बोलते क्या है। जैसे कि कई आमतौर पर होता है कि जब आप बचपन में होते हैं या बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आपको पता नहीं है, आपको पता होता है कि हाँ चित्र तो याद है लेकिन ये नहीं पता कि उसे बोलते क्या है। तो चित्र से आप पहचान जाते हैं कि हाँ वो क्या चीज़ थी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका नाम क्या है। यही कुछ उस ज़माने में हुआ करता था कि हम चित्र से पहचान जाते थे, जो चीज़ लिखी होती थी उससे हम पहचान जाते थे कि हाँ ये किस चीज़ की बात हो रही है या फिर क्या है, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि उसे बोलना क्या है। उसी चीज़ को लगभग आज डिस्कवर कर लिया गया जिसको हम क कहते हैं, ख कहते हैं। शायद आप कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी तक आपने देखा कि सिंधु सभ्यता क्या है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से उसका क्या रिलेशन था, किस सभ्यता से मिलता था, मिस्र सभ्यता से थोड़ी बहुत इसकी भाषा मिलती थी, और किस तरीके से शब्द की रचना होती थी, यानी कि चित्र के माध्यम से शब्द बनाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन मौखिक कुछ आया नहीं था। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो उस वक्त के शब्द तब्दील होकर के आज कैसे दिखते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो आज के शब्द हम लिखते हैं जिसे हम कॉपी पेन पर उतारा करते हैं, वो शब्द पहले कैसे लगा करते थे और वो शब्द बने किन चीज़ों से थे, यानी कौन से चित्रों से वो शब्द बने जिन्हें आज हम पढ़ते हैं। और बात साथ ही साथ ये भी करेंगे कि क्या उस वक्त भी धर्म और किसी देवता की पूजा होती थी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरुकुल में गुरु धनपत सिंह धानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको अतीत में लिए चले हैं आज। अतीत की कुछ और शब्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस जमाने में बातचीत कैसे हुआ करती थी, वो क्या जरिया था जिससे लोग अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे एक दूसरे से। धनपत सिंह धानिया ने इस पर रिसर्च की है और ये उनकी भाषा को समझ भी पाते हैं। आपको कुछ शब्द भी दिखाएंगे अभी और उनको पढ़ के भी दिखाएंगे ये कि वो शब्द क्या लिखा हुआ था। आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन धनपत सिंह धानिया जी उसको समझ लेते हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको भी वो चीज़ समझाई जाए। शब्द की रचना कैसे होती थी? शब्द की रचना ये एक बड़ा सवाल है कि शब्द वो क्या माइंड में रखता रहता था उनके, और क्या सोच के वो शब्द बनाते थे। शब्द की रचना ऐसे है कि उसका मूलभूत गुण लेते हैं जी, एक किस्म से जी। एक तो उसका आकृति है, ठीक है, और एक उसके गुण की बात है, ठीक है, व्यवहारिकता है। जैसे हम शरीर को ही ले लेते हैं जी। शरीर है, इसमें एक तरफ से खाना खाते हैं, कोई भी एनिमल है जी, पशु है, खाना खाएगा, ठीक है, वो दूसरे से निकालेगा, बीच में पेट है, ठीक है। तो एक शरीर में जब एक खाना खाता हुआ सरकता हुआ चलता है, इससे शरीर का नाम हुआ है शरीर। अच्छा, शरीर कहते हैं इसे। अब हाथी है, जैसे हाथी को भी ऐसे दिखाया गया है कि उसका एक तरफ से खाना खाता पेट से जाकर ऐसे मुर्गी है, ऐसे बैल है। अब ये तीन तरह की अलग अलग आकृति हैं, उन्हीं के हाथ हिसाब से शरीर के भी रचना तीन अलग अलग बनाई गई है। अच्छा, जैसे हाथी से शरीर की रचना, पेट मोटा है और वगैरह, तो उससे 21 वाला सह बनाया गया, जैसे सह है। मुर्गी है वी आकार की होती है जी, उससे वी आकार का षटकोण वाला सह बनाया गया, पेट सीरा से। पेट सीरा इसलिए भी कहते हैं पेट सीरा से क्योंकि इसको काट के खाना वाना बनाया जाता है, मुर्गी खाने के काम आती है। अच्छा,
तीसरा है बैल। बैल यू आकार का, फिर नीचे वी आकार का भी होता है, तो ट्रायंगल, इससे रे वाला से बनता है। अच्छा। तो उन्होंने शब्द की रचना इसी आधार पे की, जैसे जैसे उसकी आकृति है उसको शॉर्ट फॉर्म में स्केच बनाया और उसके नीचे उस तरह की जो उसको पुकारते हैं उस तरह का शब्द अंकित किया। तो उससे भाषा की रचना हुई, शब्द की रचना हुई। जी। अब ऐसे ही इसको देख लीजिएगा, जैसे मगरमच्छ है। मगरमच्छ की एक आदत है, गुण है एक, कि मुंह को खोल के बैठता है वो एकदम से। हाँ। अब उसके आधार पे हमने मुंह को खोल के बैठता है तो उसको मगर कहते हैं, मकर भी कहते हैं संस्कृत में। तो मैं एक शब्द बना ना उससे, तो मुंह के आकार का ऐसे ये शब्द बनाया गया। ऐसे ही अगर दो जोड़े हैं, हस्बैंड और वाइफ है, जैसे गठजोड़ा और वगैरह, या दो बैल हो, दो मुंह बना के उनको बीच में लाइन में कोई रस्सी बांधी गई या कुछ भी किया गया, तो हालांकि इसको हम उस साइड में लेते हैं कि दंपति है, दो हस्बैंड और वाइफ है। जैसे गठजोड़ उनकी शादी होती है तो गठजोड़ा सा बनाया जाता है, जैसे उसको आधार बनाया गया हस्बैंड वाइफ। तो दो मैं मिला के उनके बीच में रस्सी, तो उसको दंपति कहा जाता है। ये एक शब्द है उसका। अच्छा। इस तरह की शब्द की रचना हुई है। जी। हाँ। एक जानना चाहूंगा, समय हमारे पास कम है, हाँ। दर्शकों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा ये कि वो कौन कौन से शब्द थे जो जिन्हें आज हम पढ़ते हैं, वो शब्द पहले कैसे दिखते थे और किस चीज से बने हुए थे, वो चाहूंगा कि आप एक बार बता देते। हाँ, पहले तो ये शब्दों की रचना है ना, एक शब्द से कई शब्द बनाए गए। जी। ये पहले एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कुआं है, कुएं से एक इस आकार का हमने शब्द बनाया ना। जी। हाँ जी। लेकिन उसके कुएं को ही लेके और दोनों तरफ या उसके इधर एक एक लाइन खींच दी, हम बिल की तरह है वो। जी। एक बिल समझ लिएगा, या वीवर कहते हैं उसे, वीवर बनाया। लेकिन उसी के तरह की खान भी तो उसी तरह का, कुआं ही तो है एक किस्म से। तो खान को बनाया कि उसके दोनों तरफ दो दो लाइन खींच दी गई। अच्छा। उसको खान कहा गया। एक शब्द से देखो कितने अलग शब्द बनाए गए। इसी आधार पे दूसरे जो है, एक सिंपल सा शब्द बताऊंगा मैं। उसका जो है एक सर है, संस्कृत में सर कहते हैं तीर के एक उन्नुमा को। तीर को निशिता वज्र सारा सरास्ते। इसका मतलब है तीर को आकाश में छोड़ा जाता है और वो उसका मेटल का बना हुआ, तो आकाश में छोड़ा जाता है तो सर की वो आवाज आती है उसमें। अच्छा। इसको सर कहते हैं। लेकिन वो तीर से है। तीर का जो शब्द इसमें आया हुआ ना, हम तीर से ही शब्द बनाने के, कितना सिंपल है कि मैं बताता हूँ आपको कितना सिंपल। तीर को हम बनाते हैं, तीर का ऊपर वाला हिस्सा एक तरफ ले लीजिए, तय हो गया। ठीक है। नीचे का हिस्सा ई हो गया, तय ई रे, तीन बन गए ना जी। तय से ऊपर का हिस्सा बन गया, बीच का ई बन गया जी। किसी भी तीर को छोड़ते हैं, ऊपर तो छोड़ नहीं सकते, हमारे सिर में ही आएगा। हाँ। उसको तो टेढ़ा ही छोड़ते हैं। अब टेढ़े की आकृति बनाते हैं तो वो रे बन जाता है तीर। ये इसमें अगर उसको प्रयोग भी करेंगे, चक्करधर चक्रवर्ती चक्रीन में किया है जी। जो चक्रवर्ती है, तय का ई की मात्रा लगी हुई है, ये इसमें भी दिखाया गया है। अच्छा। तो इस तरह की रचना अपने आप में पूर्ण होती है। लेकिन इसके बाद संयुक्त शब्द भी बनाए गए जी। जैसे सूर्य है जी। सूर्य आग का गोला है, सूर्य है, सूर्य आग का गोला, लेकिन 7 घोड़ों की सवारी से करता है जी। तो इनसे एक संयुक्त शब्द बना ना, सूर्य से सूरज बना। तो ये एक शब्द की इस तरह के गठन भी किए गए शब्दों के, एक संयुक्त शब्द की जी। ये इस शब्द की तो ऐसी रचना बहुत कुछ हुई है जी। बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर के भी प्रयोग हुए हैं जी, है ना। हाँ, जैसे हम चक्करपाणी अष्टाधारी 8 नंबर और वगैरह है जी। या छेनी में जो निशान लगा रखे थे, ये वो ऐसा भी मिला। अच्छा, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक वो दिख रही है जिसे आप चक्रधारी अष्टाधारी आप कह रहे हैं, चक्र माफ कीजिएगा, चक्रपाणी अष्टाधारी आप इसको कह रहे हैं। ये किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे, क्यों कह रहे हैं आप इसको चक्रपाणी अष्टाधारी, क्यों कह रहे हैं आप इसे? हाँ, देखियो, पहला चक्कर है ना, आपको दिखाया चक्कर तो है ये, चाहे वो रथ का चक्कर हो या बैलगाड़ी का चक्कर है, वो तो पूरा चक्कर एक शब्द बन गया जी। चक्कर पाणी, ये पै जो शब्द पीछे वाला शब्द, जैसे पीछे बता बैल का बैल के पिछले हिस्सा, हाँ पिछला हिस्सा, उसको पै कहा गया। ठीक है। और जो आगे के हिस्से हैं वो अण है। ठीक। हाँ, पानी, चक्कर पानी हो गया। फिर अष्टा, 8 एक एक निशान है ना, 4 4 अष्टा धारी,
वो धनुष को धारण किए हुए हैं और उसके आगे पीछे लगाने के लिए ये जो कवच के वो दिखा भी रखे हैं। ठीक है। इसलिए ये चक्रपाणी अष्टाधारी एक शब्द से शब्द करते हुए संयुक्त शब्द जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा वो शब्द आप दिखा दें, हम दर्शकों को वो शब्द दिखा दें जैसा कि आपने मुझे पहले बताया है कि जिसका मैं बार बार बात कर रहा हूं कि कौन से वो शब्द हैं जो आज जिस स्थिति में हम उनको देख रहे हैं, जिस रूप में देख रहे हैं, वो पहले किस रूप में दिखाई देते थे। वो सारे शब्द, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ पा रही होंगी, क्योंकि शब्दों से जानना उतना आसान नहीं है। क्योंकि जब मैं भी धनपत सिंह धानिया जी के साथ पहले बैठा था तो बहुत आसानी से समझ नहीं पाया था, मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था इसको समझने में। हो सकता है कि आपको भी बार बार इसको देखना पड़े, पढ़ना पड़े, इन शब्दों को अपने अकॉर्डिंग आपको समझना पड़े, तब जाकर के आप समझेंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जितनी कोशिश हो रही है, हम आपको समझाने की पूरी लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये वो तमाम शब्द हैं, आप देख सकते हैं। एक बार आप समझाने की कोशिश करेंगे इन शब्दों को? हाँ। जैसे कै शब्द, कै खे गए, एक रुचि बनाई हुई है जी, एक संरचना जो बनाई। हालांकि 427 शब्द हैं जी, उसमें 427 तो अभी तक हैं और खुदाई होगी तो उससे, क्योंकि एक प्रकृति का है जी। ये एक शब्द इस आधार पे नहीं बने, क्योंकि प्रकृति में तो अनलिमिटेड है, नए नए शब्द आते भी रहेंगे और भी मिलेंगे और खुदाई होगी। अब तक 427 के आसपास मिले। अच्छा। लेकिन अभी तो हमारे हिंदी या संस्कृत में तो 44 के आसपास, 42-44 के आसपास शब्द है। लेकिन मैंने उनकी संरचना इसी आधार पे की है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि 427 को 44 शब्दों में दिखाया नहीं जा सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज की डेट में जो हमारे पास शब्द हैं वो तो मैंने इन्हीं में शब्द को कै खे गए वगैरह बना के दिखाया है ना। जो शब्द पूर्ण तो नहीं है, लेकिन उनके तरह के आज उन्हीं से शब्द, कै को है, जैसे कै को शब्द को कुआं है जी, उसका शब्द तो बनाया गया है, लेकिन उसका संस्कृत या हिंदी में कैसे शब्द बनाया गया, उसके एक तो बीच में लाइन खींच के और एक आधार बना दिया, कै बन गया पूरा का पूरा। इसी आधार पे दूसरे शब्दों की भी रचना हुई है। तो कुल मिलाकर के तमाम ये वो शब्द हैं, पीछे आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके सामने क ख ग घ ड़, जो कि शुरुआती लाइन है, क ख ग घ ड़, च छ ज ज झ, ये सारी लाइनें आपको दिख रही होंगी। पहले कैसे लिखा जाता था उसका चित्र जो बना हुआ है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर। आप देख लीजिए कि इस तरीके से वो पहले लिखा करते थे। उम्मीद है कि जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुल मिलाकर के सिंधु सभ्यता जब भी उसका अस्तित्व था, आज से जैसा कि 46 साल पहले की बात कर रहे हैं धानिया जी, तब से लेकर अब तक रिसर्च लगातार चल रही है। काफ़ी चीज़ें निकल करके आई हैं, कुछ मोहरे निकल करके आए हैं, उनके आधार पर इन शब्दों की रचना की गई है, जो कि धनपत सिंह धानिया जी कह रहे हैं कि इन्होंने इन शब्दों की रचना की है। कई जगहों पर इनको अवार्ड भी दिया गया है, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सोसाइटी जो कि इंडिया की है उसमें ये मेंबर हैं। देश के अलग अलग कोने में जाकर के रिसर्च करते रहे हैं, मोहरों की जांच पड़ताल करते रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से मोहर तैयार करते थे, क्या दिमाग में रहता था, क्या सोचते थे, क्या लिखते थे। तो उसको देखने के बाद एक निष्कर्ष पर ये पहुंचे हैं कि जो शब्दों की रचना है वो कहीं ना कहीं जो पशु या जो एनवायरनमेंट था आसपास का, चाहे वो सामान हो, जैसे कि कुएं की बात की इन्होंने, चूल्हे की बात की। हालांकि वो चूल्हा शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, मिट्टी का चूल्हा पहले घर में हुआ करता था, उसकी बात ये कर रहे हैं। इसके साथ ही पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं, उनके मुंह के, उनके पैर के, उनके शरीर की रचना जिस हिसाब से हुआ करती थी उसके हिसाब से चित्र बनाया जाता था, और उसी चित्र को समझ करके जाना जाता था कि हाँ किस चीज़ की बात हो रही है। उम्मीद है कि ये सारी बातें जो भी हमने यहाँ पर की है आपको समझ में आई होंगी, और आगे भी ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे, आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे गुरुकुल के जरिए। फिलहाल धनपत सिंह धानिया जी, हमारे गुरुकुल में गुरु बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक और बता दूं मैं आपको, धार्मिक प्रवृत्ति 1 मिनट लूंगा मैं जी। उस समय जो खुदाई हुई थी, बहुत जगह खुदाई हुई, आर्कोलॉजिस्ट सारे ये कहते हैं कि धार्मिक पहलू हमें पूरी उसमें इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पता लगा। अच्छा। लेकिन जब वो कुछ ज्ञान जानते होंगे, इसके बारे में नॉलेज होगा, आप पढ़ सकते होंगे, तभी तो पता लग पाएगा जी। अब मैंने ये विभिन्न जो इसके खुदाई में जो मिले हैं,
वो आपने भी देखे होंगे, इनको दिखा देंगे आप। ये जैसे रोजडी है जी, गुजरात का एरिया है जी, वहाँ एक गंडासा टाइप मिला है जिसके ऊपर वो आकृति है उसकी भंवर की आकृति। अच्छा, भंवर जी, तो भंवर की आकृति है तो वो गंडासा इस आधार पे थोड़ा रखा गया है, वो कुछ पूजा पाठ के लिए रखा गया है, उस पे आकृति बनाने की क्या जरूरत थी। जी, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ काल भैरव की पूजा होती थी। अच्छा, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में एक सील स्टैंप भी मिली है जिसपे काल भैरव लिखा भी हुआ है। अच्छा, है ना। उसके बाद ये काल भैरव उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, उसको आपने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ऐसे ही एक स्लैब मिला था पत्थर, इस हड़प्पा में पत्थर मिला है, उसके ऊपर लिखे चंडी माँ लिख रखा है। अच्छा, तो चंडी माँ लिखा हुआ है, चंडी माँ, चंडी माँ की पूजा होती है, तो वो हड़प्पा में उसकी पूजा होती थी। ऐसे मोहनजोदड़ो में ये खप्पर भरनी जैसे कि ये दिखा रखा चित्र है उसकी पूजा होती थी। ऐसे ही ये जो आपका कालीबंगन है जी, उसमें शिवलिंग मिला है, तो शिव जी की पूजा होती थी। जी बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के आपका कहना यह है कि शब्द आप समझ लेते हैं, आप जान भी लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसका जो है अभी तक देश नहीं जान पाया इस चीज को। आप चाहते हैं कि देश के सामने ये बात आए कि हाँ, जो सिंधु सभ्यता थी उसकी अपनी एक भाषा थी, उस भाषा को जरूरत है हमें समझने की कि हमारा इतिहास क्या था, अतीत क्या था। सबसे बड़ी बात, एक बात इन्होंने कही कि वहाँ पे धर्म और वो देवी देवताओं को पूजा भी करते थे। फर्क बस ये है कि हम उनकी भाषा नहीं समझ पाए, इसलिए हमें पता नहीं चल पाया कि क्या है। लेकिन धनपत सिंह दानिया जी का ऐसा मानना है, ये पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इन्होंने इस भाषा को समझ लिया है। वो क्या लिखते थे ये वो जानते हैं, वो किन देवता को मानते थे वो भी जानते हैं। और उम्मीद है कि जो ये मान रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, हो सकता है कि ये चीज़ें सच हो। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको देखेगी, सरकार भी इसको देखेगी, समझेगी अपनी नज़रिए से और फिर इसके ऊपर आगे काम करेगी। फिलहाल धनपत सिंह दानिया जी, आपका हमारे गुरुकुल में गुरु बनने के लिए धन्यवाद। आप